नमस्कार। न्यूज देश प्रदेश के लिए मैं फूलचंद सिंह। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली राज्य सरकार को नियंत्रित करने के लिए या अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कार्य कर रही सरकार को परेशान करने के लिए तमाम कानून बनाए, लेकिन आज वही कानून भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कार्यकर्ताओं के लिए मुसीबत बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली राज्य सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए नौकरशाह अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का मंत्री हो, चाहे आम आदमी पार्टी का विधायक हो। इसलिए आज दिल्ली के राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, कार्यकर्ता हो, आम आदमी पार्टी के पार्षद हो, कार्यकर्ता हो, सब परेशान हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार में कार्यरत सारे नौकरशाहों को केंद्रीय गृह मंत्री या भारत सरकार का बरदस्त प्राप्त हो चुका है। यदि आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यकर्ता परेशान हैं, तो उससे कहीं अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभासद परेशान, क्योंकि नौकरशाह किसी की सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, उनका बरदस्त प्राप्त है। इसका परिणाम दुष्परिणाम क्या होगा यह तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में पता चलेगा, लेकिन हमको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली स्टेट में जो लोकसभा की 7 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक भी हमको जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, एक निवेदन है, आगे आप दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी के वीडियो को आप देखें। हाँ, कमेंट आप करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, चाहे समर्थन में करिए चाहे विरोध में करिए, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आगे आप दिल्ली राज्य सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी के वीडियो को देखें। धन्यवाद। महोदय आतिशी जी। अध्यक्ष महोदय, हमारे सारे विधायक साथियों ने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है, और मैं ये मानती हूं कि हालांकि हमारे विपक्ष के साथी बीच में सदन छोड़ के चले गए, लेकिन ये समस्या सिर्फ पक्ष के विधायकों की नहीं है। जो ये समस्या आज दिल्ली जल बोर्ड में, पीडब्ल्यूडी में छोटे छोटे काम करवाने में आ रही है, ये पक्ष के विधायकों को भी आ रही है, विपक्ष के विधायकों को भी आ रही है। दिल्ली की जनता ने हम लोगों को चुन के भेजा है। जब दिल्ली की जनता परेशान होती है, उनके काम रुकते हैं, उनके घर के बाहर सड़क टूट जाती है, पानी आना बंद हो जाता है, सीवर की लाइन बहती है, तो वो सबसे पहले अपने विधायक के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने संजीव झा को वोट देके भेजा है, हमने मदन लाल जी को वोट देके भेजा है, हमने अखिलेश को वोट देके भेजा है, हमने साहनी साहब को वोट देके भेजा है। उनको नहीं पता है कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, उनको नहीं पता है कि जल बोर्ड का सीईओ कौन है, उनको पता है कि हमने झाड़ू पे बटन दबाया था और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। ये दिल्ली की जनता को पता है। दिल्ली की जनता ने यह भी देखा है कि पिछले 8 साल में जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से दिल्ली में इतने काम हो गए हैं जो उन्होंने दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं देखे। वही दिल्ली जहां पे घंटों घंटों पावर कट होते थे, बड़े बड़े बिजली के बिल आते थे, आज वहां पे 24 घंटे बिजली आती है, और वो भी बिल्कुल फ्री। पिछले महीने 31 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है, ये अरविंद केजरीवाल जी की वजह से आया है। दिल्ली की सैकड़ों ऐसी कॉलोनियां हैं
जहां पे पहले पानी की पाइपलाइन नहीं जाती थी। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में इतनी झुग्गियां हैं, वहां पे महिलाएं टैंकर के ऊपर के पास खड़े होकर लड़ती थी, झगड़ती थी एक एक कनस्तर पानी भरने के लिए। आज दिल्ली की झुग्गियों में भी पानी की पाइपलाइन पहुंच गई है, झुग्गी में रहने वालों के भी घर में पानी आता है। यह अरविंद केजरीवाल जी की वजह से हुआ है। आप चाहे मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री इलाज हो रहा है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो अच्छी शिक्षा मिल रही है, ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि एक ईमानदार सरकार आई और उस ईमानदार सरकार आने से दिल्ली का बजट 2.5 गुना हो गया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले दिल्ली का कुल बजट 2014-15 में तकरीबन 30,000 करोड़ का होता था। उससे पिछले 5 साल में अगर आप 2010 से 2015 का दौर देखिए तो बजट बढ़ के 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ पहुंचा था 5 साल में। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है कि मात्र 5 साल में उन्होंने दिल्ली के बजट को 30,000 करोड़ से बढ़ा के 60,000 करोड़ कर दिया। 5 साल में दिल्ली का बजट दुगना हो गया, आज 2.5 गुना से ज्यादा हो गया है। इस साल हमने 75,000 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रेजेंट किया है। जैसा कि सब जानते हैं, दिल्ली को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता है। दिल्ली का सारा पैसा दिल्ली के लोगों के टैक्सेस से आता है। अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी सरकार है जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं रही है। उन्होंने बिजली भी फ्री दी, पानी भी फ्री दिया, बच्चों को शिक्षा भी फ्री दी, दवाई फ्री दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री दी, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी। फिर भी दिल्ली एक ऐसी सरकार है, देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जिसका बजट मुनाफे में चलता है, घाटे में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है। आज भी दिल्ली की विधानसभा ने, जो सारे लोग हम यहां पे बैठे हैं, दिल्ली के हर एक विभाग को बजट में पैसा दिया। आज भी दिल्ली में बजट की कमी नहीं है। सिर्फ एक चीज की कमी है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट आज किसी भी विभाग का पैसा पास करने को तैयार ही नहीं है। खजाने में पैसा है, विधानसभा ने पैसा सैंक्शन कर दिया, कैबिनेट पैसा देने को तैयार है, मंत्री बोल रहे हैं कि पैसा पास करो, लेकिन फिर भी विभाग को पैसा नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जनता परेशान हो रही है। आप अगर दिल्ली जल बोर्ड का मामला देखने जाइए तो जो बजट इस हाउस में पास हुआ था, जो B23-24 था, उसमें दिल्ली जल बोर्ड को 4,839 करोड़ का बजट दिया गया। इसकी पहली इंस्टॉलमेंट 1598 करोड़ की दिल्ली जल बोर्ड को मई में रिलीज हो गई। जैसे इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई, पिछले साल के कुछ खर्चे थे दिल्ली जल बोर्ड के जो उन्होंने बिलों को बकाया किया। उसके बाद कई अलग अलग इलाकों के प्रोजेक्ट्स थे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने के, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने के, उन प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया। जब वो पैसा समाप्त हो गया तो दिल्ली जल बोर्ड ने अगस्त के महीने में जो पैसा दिल्ली की विधानसभा उनको दे चुकी है, उसके सेकेंड इंस्टॉलमेंट के रिलीज के लिए अगस्त के अंत में डिमांड रेज करी और 12 सितंबर को उसे यूडी डिपार्टमेंट को भेज दिया, क्योंकि यूडी डिपार्टमेंट उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वहां से फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाती है। 12 सितंबर को दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो 2031 करोड़ की थी, उसकी डिमांड यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी। अध्यक्ष महोदय, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर आधे से ज्यादा बीत गया, लेकिन 4 महीने में एक सिंपल रूटीन फाइल जिसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिलीज होना था, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आज तक नहीं रिलीज किया। हर बार फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल जाती है और फाइनेंस डिपार्टमेंट एक नई ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेज देता है। जल बोर्ड के अधिकारी काम करते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को पूरा करते हैं, फाइल फिर से बनाते हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर एक नई क्वेरी लगा के वापस भेज देता है। फिर से जल बोर्ड के अधिकारी बैठते हैं, वो सारे अपने कागज पत्र बनाते हैं, सारे इंजीनियरों को खींच खींच के ऑफिस में बुला के सारी फाइलें बनाते हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजते हैं, वो तीसरी क्वेरी लगा के भेज देते हैं। कभी कहते हैं फाइनेंशियल प्रोग्रेस भेजो, फिर कहते हैं फिजिकल प्रोग्रेस भेजो, फिर कहते हैं हेडवाइज प्रोग्रेस भेजो, उसके बाद कहते हैं जियो टैगिंग करके भेजो, इस मैप पे नहीं उस मैप पे करके भेजो। देखिए अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस डिपार्टमेंट की नीयत खराब है, ये इस बात से पता चलता है कि अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन था,
अगर उनको कोई जायज सवाल था जो उनको पूछने का अधिकार है तो वो एक बार में पूछ लेते। अगर वो एक बार में पूछ लेते तो वो मामला 2 हफ्ते में निपट गया होता और जल बोर्ड को पैसा मिल गया होता और दिल्ली की जनता के काम हो रहे होते। लेकिन आज फाइनेंस डिपार्टमेंट की नीयत यह है कि उन्हें किसी तरह से जल बोर्ड के कामों को रोकना है और पब्लिक को परेशान करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले बार बार कहते हैं कि जी हम पैसा इसलिए नहीं रिलीज कर रहे क्योंकि जल बोर्ड में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। मैंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने बतौर वाटर मिनिस्टर उनसे बार बार पूछा, मैंने 5 बार अलग अलग फाइलों में उनसे लिख के पूछा कि अगर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है तो अफसरों के नाम बताओ, हम उन पे एक्शन लेंगे। हम एलजी साहब को कहेंगे उनको सस्पेंड करो, उनकी तनख्वाह रोको, उन्हें नौकरी से निकालो। लेकिन अभी तक किसी एक भी अफसर का नाम फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया नहीं है, लेकिन फंड उन्होंने 4 महीने से रोक के रखा हुआ है। अब जब इतने महीनों तक फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा ही नहीं क्लियर करेगा तो क्या नतीजा हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि जो पिछले 6 महीने से जिन कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी ने सीवर की लाइन डाली, किसी ने पानी की लाइन डाली, कोई टैंकर चलाता है, किसी का ये मशीनें लगी हुई हैं सीवर साफ करने के लिए, जब किसी को इतने महीनों से पेमेंट नहीं होगा तो आखिरकार वो क्या करेगा? वो स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। आज पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है। इसलिए त्राही त्राही मची हुई है क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करने को तैयार नहीं है। मेरे पास, मैं कुछ अपने विधायक साथियों से बात कर रही थी, हर इलाके में इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है, जिसका बजट है, जिसका टेंडर हो गया, जिसका वर्क ऑर्डर हो गया, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं कि भाई जब तक हमारा पुराना पेमेंट नहीं होगा हम काम कैसे करेंगे। अध्यक्ष महोदय, 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा पुराने पेमेंट अब जल बोर्ड पे पेंडिंग हो गए हैं। आप नए काम तो छोड़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुख की बात है कि दिल्ली विधानसभा ने फंड पास कर दिया। जल मंत्री ने, फाइनेंस मंत्री ने कह दिया कि पैसा रिलीज कर दिया जाए। सिर्फ एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार नहीं कहा, मैंने 5 बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को निर्देश दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रिलीज कर दिया जाए, लेकिन आज तक फाइनेंस सेक्रेटरी ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रिलीज नहीं किया। देखिए अध्यक्ष महोदय, ये समस्या सिर्फ एक अफसर की नहीं है, ये सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की बात नहीं है। आज जो दिल्ली में हो रहा है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। पिछले 8 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो कुछ भी कर ले, वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हरा नहीं पाएंगे। वो बार बार चुनाव लड़ते हैं, वो 2015 में हार गए, वो 2020 में हार गए, एमसीडी का चुनाव था जहां पे वो 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, वहां पे हार गए। तो इसलिए अब वो अफसरों का इस्तेमाल करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊंगी कि ये अफसर भी इतने खराब नहीं है, ये खुद डरे हुए हैं। ये आके हमें कहते हैं, बंद कमरे में आके अलग अलग आके कहते हैं कि जी अगर हमें धमकाया जाता है कि अगर हमने चुनी हुई सरकार का काम कर दिया तो हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, हमारे खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी कर दी जाएगी, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर दी जाएगी। वो आके हमें कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें बार बार डराया जाता है, बार बार धमकाया जाता है कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ काम किया तो तुम्हें बहुत बुरा हश्र झेलना पड़ेगा। तो अध्यक्ष महोदय, जो हम आज दिल्ली में देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली वालों के प्रति नफरत देख रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो यहां पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पा रही है, अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पा रही है। इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस अफसरशाही को खड़ा कर दिया है, इस ब्यूरोक्रेसी को वेपनाइज कर दिया है। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को यह बताना चाहती हूं कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले,
वो चाहे जितने काम रोकने की कोशिश कर लें, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है और अगली बार भी जब चुनाव होगा तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ही चुन के भेजेगी। और जो ये सारे काम वो कर रहे हैं, अभी तो 8 सीटें इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। वो जितना अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जब 2025 में चुनाव होगा तो ये 8 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बचेंगी। 70 में से 70 सीटें दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को देगी। धन्यवाद। राज्य चर्चा उत्तर। आज स्पीकर महोदय, मैंने देखा आज आपने अजय दत्त जी को पूरा समय दिया है। चलिए। और जिस तरीके से हमारे विधायक साथियों ने अपनी बात रखी है, मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ में आई है कि फरिश्ते स्कीम जो थी बहुत ही बेहतरीन स्कीम थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मुझे लगता है कि भारत के अंदर पहली इस तरीके की स्कीम आई जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस स्कीम का अनुकरण करते हुए अपनी एक स्कीम ला रही है। कुछ ही दिनों में मुझे पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरीके की स्कीम ला रही है। नेशनल हाईवेज वगैरह पे जो इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं उनको भी फ्री उपचार मिले। और जैसा विधायक साथियों ने बताया, मैं कुछ डेटा जो है सदन के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जब हम लोग इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो 2-3 दिन पहले एलजी साहब ने भी एक पत्र लिखा और उन्होंने एक अलग डेटा लिखा। मेरा मानना है कि उनके अफसरों ने गुमराह किया। डेटा इस प्रकार है कि जब ये 2018-19 में शुरू हुई, स्कीम के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। 1540 लाभार्थी थे। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, सरकार ने एडवर्टाइजमेंट की, कैंपेन्स चलाई, 19-20 में ये संख्या 4419 हो गई। 20-21 में फिर बढ़ के 6131 हो गए। अब आप सोचिए, 6131 बहुत बड़ी बात है कि आपने 6131 परिवारों को बचाया, बहुत बड़ी बात है। और फिर ये कोरोना की वजह से थोड़ी कम हुई, ये हुई 5456, मगर उसके बाद 22-23 के अंदर ये फिगर एकदम गिरी, ये हो गई 3698। और अब जो है इस साल ये फिगर और कम होती जा रही है। बड़ा सवाल अध्यक्ष जी ये है कि इस तरीके की स्कीम्स, इनकी अवेयरनेस तो लगातार बढ़ती है, तो स्कीम्स के अंदर लाभार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये लाभार्थियों की संख्या घट रही है। और इसके अंदर जो सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इलाज के लिए रिएम्बर्समेंट्स किए, वो भी जो है लगातार जो है इस स्कीम के अंदर घट रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये स्कीम शुरू हुई तो इसके अंदर सरकार का खर्चा हुआ 2 करोड़ 74 लाख, बढ़ के पहुंचा 9 करोड़ 39 लाख, फिर बढ़ा 9 करोड़ 47 लाख, और उसके बाद से ये स्कीम घट के 5 करोड़ 95 लाख, फिर 4 करोड़ 85 लाख, और इस बार और मुझे पता चला है कि अब तक इस साल करीब 2 करोड़ रुपए ही सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए हैं। अध्यक्ष जी, एक चीज तो ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते इस तरीके के लोगों का इलाज करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उनको डीजीएचएस रेट देती है, सरकारी रेट देती है। जो उनका खर्चा होता है अस्पतालों का, जो प्राइवेट बिल होता है, उससे ये लगभग आधे से भी कम होता है। अस्पताल भी बड़े बड़े इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि वो फरिश्ते स्कीम के अंदर मरीजों को देखें, क्योंकि बड़ी बड़ी न्यूरो सर्जरीज, ऑर्थो सर्जरीज इसके अंदर होती है। कई बार मरीज महीने भर तक अस्पतालों में रहता है। तो सरकार की एक कंसिस्टेंट कैंपेन की वजह से ये लाभार्थियों की संख्या बढ़ी। और अब जब कुछ अधिकारियों ने इनकी पेमेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देनी बंद कर दी, तो जाहिर सी बात है कि अब ये संख्या घट रही है। करीब 1 महीने पहले की ये घटना है। 3 दिन तक अखबारों में छपा अध्यक्ष जी, 3 दिन तक। और उस अखबारों में ये लिखा हुआ था कि पंचशील पार्क के पास कोई 30 साल का युवक करीब रात को 9 बजे मोटरसाइकिल से टकरा गया। वो मोटरसाइकिल पे था, उसकी मोटरसाइकिल फुटपाथ पे टकराई, वो वहां पे गिर गया। घंटों तक वो वहां पड़ा रहा। लोगों ने फोटो खींची, लोगों ने उसकी वीडियो बनाई,
मगर कोई उसको अस्पताल नहीं लेके गया। बहुत देर बाद उनका ही कोई जानकार शायद उसको अस्पताल लेके गया। खून बहुत बह चुका था, कोशिश की गई मगर वो बच नहीं पाया। घर का इकलौता लड़का था, अब ये भी नौकरी लगी थी, घर के अंदर खुशी थी कि चलो जवान लड़का नौकरी पे लग गया, अब माँ बाप का सहारा बनेगा। आप सोचिए, एक जवान बच्चा शहर के बीचों बीच पंचशील पार्क की क्लब के सामने रोड पे खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। 30 साल का लड़का था। और हालात ये थे कि बता रहे हैं कि उसका जो मोबाइल था और उसका जो कैमरा था उसके बैग में, वो भी कोई उठा के ले गया। इस तरीके की मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6,900 तक ये फिगर गई और ये आज 3,000 कुछ हो गई, तो करीब करीब 3,000 मौतें तो ऐसी हैं जिनके खून से इन अफसरों के हाथ रंगे हुए हैं। इन्होंने मर्डर किए हैं दिल्ली की सड़कों पे। और मैं मीडिया के बंधुओं से भी ये कहना चाहता हूं कि आप एक मृत्यु हो जाए, आप उसके लिए 5 दिन तक सरकार से सवाल पूछते हैं। यहां पे हजारों बच्चे जवान, पता नहीं किसका बच्चा होगा, किसकी बेटी होगी, किसका भाई होगा, किसका बेटा होगा, वो जवान बच्चे सड़कों पे गुजर गए और आपने उनके पैसे तक रोक रखे। आप सोचिए कि किस हद तक जो है गिर गए। अध्यक्ष जी, मैं नया एमएलए बना था, मुझे पता है उस वक्त मीडिया उस वक्त दिखाता था चीजें, डरता नहीं था। मैं नया विधायक बना, हमने कहीं पे पानी की लाइन डलवाने के लिए शुरू किया, काउंसलर दूसरी पार्टी का था, उसने जाके काम रुकवा दिया। हमने अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा कर दिया वहां पे कि ये काम रुकवा रहा है, और फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई काम रुकवाने की। वो काम चला, बिना परमिशन के चला। ये पब्लिक की ताकत होती है कि आप अगर पब्लिक का काम रोकेंगे तो सारी पब्लिक आपके खिलाफ हो जाती है, सारा समाज आपके खिलाफ हो जाता है कि आप काम कैसे रोक रहे हैं। ये हालत थी हमारे समाज की 2013-14 में। आज हम 2023 में खड़े हैं अध्यक्ष जी। ये एक बड़ी हैरानी की बात है, जनता के कामों को खुलेआम रोका जा रहा है। आतिशी बता रही थी आप, जल बोर्ड के काम है, विधायकों ने मेहनत कर करके एस्टीमेट बनवाए हैं, टेंडर हो रखे हैं, पैसा नहीं दिया जा रहा, काम रोके जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अंदर काम रोके जा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के काम रोके जा रहे हैं। मैं चाहूंगा मीडिया के साथियों से कि कम से कम इसके ऊपर कुछ दिनों तक तो स्टोरीज कीजिए। अपना ये माइक कैमरा ले जाइए ना इन अफसरों के पास, इनसे पूछिए कि किसके आदेश में इन्होंने जनता के काम रोके। एक तो ये। दूसरा अध्यक्ष जी, आज ही कुछ सवाल पूछे हमारे साथियों ने और उसके जवाब बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। तो मैं सिर्फ इस सदन के संज्ञान में वो लाना चाहता हूं कि यही नहीं है कि सिर्फ पैसे इन्होंने इस स्कीम के रोके। जो गरीब लोग मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर टेस्ट कराते हैं अध्यक्ष जी, हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर यह है कि अगर आप टेस्ट कराने जाएं और सरकारी अस्पताल में वो टेस्ट ना हो पा रहा हो तो आप रेफर कर देते हैं, प्राइवेट लैब में हो जाते हैं। इन अफसरों ने उन प्राइवेट लेबोरेटरीज के भी पैसे रोक रखे हैं। मैं सिर्फ आपको बता दूं, एजिलस डायग्नोस्टिक के इन्होंने 17 करोड़ 73 लाख रुपए रोक रखे हैं। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड के इन्होंने 3 करोड़ 13 लाख रुपए रोक रखे हैं। अब अध्यक्ष जी ये बताइए, अगर आप 2 कंपनियों के 20 करोड़ रुपए रोक लेंगे तो वो टेस्ट कैसे करेगी? और वो कंपनीज जो हैं अब वो टेस्ट के लिए डिनाई कर रहे हैं, पब्लिक के टेस्ट नहीं हो रहे। तो ये मामला सिर्फ यहां नहीं है अध्यक्ष जी। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हर जगह इस तरीके का है और हमने कागज पत्री करके काफी देख लिया। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास असर हो रहा है। अब तो ये लड़ाई हमको जनता की पंचायत में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि जनता है जिसने हमें यहां भेजा था। अब हमको ये जनता की जो है अदालत के अंदर इसको ले जाना पड़ेगा, वहां पे इस बात को रखना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है अध्यक्ष जी, जो जनता 2013 में सोचती थी कि काम रुकवाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन, उस जनता की अदालत में हम सब लोगों को ये चीज ले जानी चाहिए, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को, इनकी केंद्र सरकार को, इनके एलजी को, उनके अफसरों को, सबको एक्सपोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।